अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं लेखांकन, जो आरएस मेंस के फर्स्ट पेपर में थर्ड जो पार्ट दिया है उसमें से सी चैप्टर है लेखांकन एंड अंकेक्षण, अकाउंटिंग ना ऑडिटिंग और बजटिंग। तो सबसे पहले अपन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपको दिन प्रतिदिन के सामान की जरूरत पड़ती है। आप कहां जाते हो? किराने की दुकान पे। किराने की दुकान पे जाते हो, सामान लेते हो और पैसा नहीं देते हो, आप केवल कोई एक एंट्री करवाते हो और दुकानदार आपके नाम का एक एंट्री लिख देता है कि दिनांक, नाम, सामान लेने वाले का नाम, सामान का नाम और सामान की कीमत लिख के। और जैसे ही महीना भर खत्म होता है, आप जाते हो, उसका पूरा हिसाब किताब जितना लिखा उसने उसकी टोटल करवाते हो, पैसा देते हो, लिखवा देते हो, भुगतान किया गया। आखिर हिसाब किताब लेखा जोखा एक छोटा किराना का दुकानदार करता है तो बड़ी बड़ी फर्म भी करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। वो सारी चीजें जो लेखा जोखा है, जो जिसको मौद्रिक रूप में या मुद्रा के नाम माप पे जो लेखा जोखा किया जाता है, उसको हम सामान्य परिभाषा में कह सकते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आवे कहीं मतलब अकाउंट में लिख देना, खाते में लिख देना, ये अपन परिभाषा सामने समझते हैं ना। तो कुल मिला के किसी भी व्यवसायिक गतिविधियों में होने वाले मौद्रिक लेन देन के लेखा जोखों को लिखना सामान्य रूप से अकाउंटिंग कहलाता है। सिंपल। अगर अपन वृहत परिभाषा में देखें, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है आर्थिक घटनाएं। मतलब कोई भी अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति, कोई भी लेखांकन करने वाला व्यक्ति, वो केवल आर्थिक घटनाओं का लेखा जोखा रखेगा। आर्थिक घटनाओं वो घटनाएं होती हैं जो किसी व्यवसायिक संगठन, चाहे कंपनी हो, कोई फर्म हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई दुकान हो, में होने वाले लेन देन से, मतलब जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं वो सारी की सारी घटनाएं आर्थिक घटनाएं होती हैं। और उन सारी घटनाओं को मुद्रा में मापा जा सकता है। जैसे कोई सामान लिया, मोबाइल लिया और मोबाइल के पैसे दिए, मोबाइल की सर्विस चार्ज दिया, आपके रिपेयर की, रिपेयर करवाई, उन चीजों को मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, चाहे आप वस्तु हो चाहे सेवा दे रहे हो, उन सारे लेखा जोखों की घटनाओं को आर्थिक घटनाएं कहते हैं। लाइन क्लियर? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मशीन का क्रय करना। मशीन कहीं से लेके आए तो मशीन बनी होगी, मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चर के पश्चात वो उसका परिवहन हुआ, परिवहन बाद एस्टेब्लिश हुई। उन सारी चीजों को मौद्रिक रूप से जब भुगतान किया जाता है, उन चीजों को बोलते हैं आर्थिक घटना। अब दूसरा चीज आती है व्यवसायिक लेन देनों की पहचान करना। मतलब अकाउंटिंग में जब आप लिखेंगे तो एक चीज आती है कि हमें ये पहचान करना आवश्यक होता है कि कौन सी घटनाएं व्यवसायिक है, उनका ही रिकॉर्ड में रखना होता है। केवल जो मौद्रिक रूप से मापा जा सकती है उनको लिखना। माल की नकद और उधार का अभिलेखन किया जाता है। जैसे गैर वित्तीय चीजें होती है, जैसे आपको कोई नीति में परिवर्तन करना होगा, या फिर दुकानदार की जगह किसी दुकानदार को और अपॉइंटमेंट करना होगा, सुरेश की जगह रमेश को लगाना, वो मैटर नहीं करता। कि दुकानदार एक व्यक्ति है, वो बैठा है आपका काम देख रहा, चाहे वो सुरेश करे रमेश करे, वो अकाउंटिंग में नहीं आएगा। अकाउंटिंग में वही आएगा कि बैठने वाला व्यक्ति कौन है। लाइन क्लियर? मतलब पहली आर्थिक घटनाएं, दूसरा आर्थिक घटनाओं के लेन देनों की पहचान करना आवश्यक होता है। तीसरा आता है आपका लेन देनों का मापन। मतलब उन्हीं का मापन किया जाता है जो मौद्रिक रूप से मापा जा सकता है। लाइन क्लियर? मतलब जिसको नाम लिया, मैंने आदेश दे दिया, मैंने कहा भाई मुझे मोबाइल चाहिए,
अगर आप मोबाइल चाहिए तो आप एंट्री नहीं करोगे, मोबाइल चाहिए मतलब मोबाइल दिया और पैसा दिया तो वो है। तो आपको कौन से लेन देन है उसको मापना भी आपको आवश्यक होता है। पांचवा रिकॉर्डिंग, मतलब जो आपके आर्थिक घटनाएं हुई और आर्थिक घटनाओं में जो लेन देन हुआ और आर्थिक घटना में जो वित्तीय लेन देन हुआ, उन सभी की रिकॉर्डिंग या अभिलेखन या लेखा अकाउंटिंग तिथिवार लिखा जाना आवश्यक होता है। मतलब सारी चीजों को नाम, तिथि, क्या लिया, कितना पैसा और कब देगा, वो सारी एंट्रियां उसमें होती है। अगला था संप्रेषण, इंपॉर्टेंट चीज है। वित्तीय सूचनाओं का लेखा जोखा के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता, मतलब कम्युनिकेट, मतलब आपके लेन देन हो गए, लेखा जोखा हो, उसको कम्युनिकेट भी करना। जैसे किराने की दुकान पे आप गए, आपने लिखा, एंट्री दे दी, सामान दिया और महीने भर के बाद वापस उसको कम्युनिकेट तो करोगे, भैया तेरा सामान लिया है तो वापस मेरे को भुगतान तो कर। मतलब जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उन चीजों को वापस नियमित रूप से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। लाइन क्लियर? और ये कम्युनिकेट कौन करेगा? दो तरफ से, जैसे किराने के दुकानदार और उपभोक्ता, ये तो सिंपल बड़ी। और बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि एक आंतरिक जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के साथ आंतरिक उपयोगकर्ता होता है और एक बाह्य उपयोगकर्ता होता है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज, ये सबको पता है। संगठन से आप प्राइस, जैसे आगे पढ़ेंगे अपन प्रबंधन में पढ़ेंगे, संगठन मतलब ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना भी हो सकता है और गैर लाभ कमाना भी हो सकता है। अब हम पर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये चीजें समझ लोगे तो आप अकाउंटिंग, आपको एक कॉमन व्यक्ति जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है वो भी इस चीज को आराम से समझ सकता है। सूचना में अभिरुचि करने वाले उपयोगकर्ता, किराने की दुकान मैंने बताई, सामान लिया और भुगतान किया, तो दुकानदार और उपभोक्ता के बीच में इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब कोई बड़ी फर्म होती है, बड़ा बिजनेसमैन होता है कि जो ऑडिटिंग में जो उसने पन्नों पे लिखा है उसकी सूचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं। अब डिसीजन लेने वाले कौन है, उनको दो भागों में बांटा सकता है, एक आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा बाह्य उपयोगकर्ता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला था आंतरिक उपयोगकर्ता, मतलब जो कंपनी के भीतर रहकर, जो किराने की दुकान के भीतर रह के काम करता है। पहला स्वामी, कौन? जो किसी किराने की दुकान का स्वामी हो सकता है, किसी फर्म का स्वामी हो सकता है, किसी कंपनी का स्वामी हो सकता है। वो उसमें पैसा लगाता है और अधिकतम जोखिम वहन करता है, ठीक है। तो वो लेखांकन क्यों, वो सूचना क्यों चाहेगा? इसलिए चाहेगा कि उसने पूंजी लगाई है, पूंजी सही तरीके से यूज हो रही कि नहीं हो रही है, मुझे लाभ होगा या हानि होगी, उन चीजों को देखना। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन का प्रारंभिक उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। तो सबसे बड़ी बात, जो किसी भी फर्म का आंतरिक उपयोग करता है, जो लेखांकन या ऑडिटिंग की जो सूचना है उसको यूज करने वाला पहला व्यक्ति स्वामी या ऑनर होता है। वो इस चीज के लिए इंश्योर करता है कि मैंने लेखांकन से देख के, इसलिए इस चीज को इंश्योर करता है कि मैंने जो पूंजी लगाई है वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है। दूसरा मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट क्या डिसीजन देगा किसी व्यक्ति को रखना। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने कोई कंपनी खोली है, उसमें 10 लोगों को आपने काम पे लगाया। अगर 8 लोग काम कर रहे हैं और 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बताइए उन लोगों के हिसाब आप क्या करोगे? रखोगे क्या? फ्री फोकट में बैठोगे क्या? नहीं। तो प्रबंधन या मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि कैसे काम करना है, किस चीज को परचेज करना है, किस चीज को कहां से परचेज करना है, कहां सस्ती पड़ेगी, कहां महंगी पड़ेगी। उन सारी चीजों को कैसे देखेगा? जब ऑडिटिंग होगी। कैसे देखेगा? जब अकाउंटिंग आपके पास डिटेल होगी कि भाई मैंने मोबाइल खरीदा
किराने की दुकान, मोबाइल नजदीक की दुकान में खरीदा, मुझे 30,000 में पड़ा। अमेजन से मैंने ट्राई किया तो 25,000 में पड़ा। फ्लिपकार्ट से मैंने ट्राई किया तो मुझे 20,000 मिल रहा। तो मुझे बताओ, मैनेजमेंट अगर आपके पास में है तो आप कहां से खरीदोगे? कहां से खरीदोगे? आप खरीदोगे फ्लिपकार्ट से। मतलब आपके पास अकाउंटिंग होगी कि भाई मैंने इस तारीख को यहां से लिया, मुझे 30,000 पड़ा, यहां से 25,000 पड़ा, मुझे 20,000। तो मुझे मैनेजमेंट को देखते हुए ऐसा डिसीजन लूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो, तो 20,000 का सामान, वही सामान वहां से हो रहा तो वो लेना पड़ेगा। लाइन क्लियर? अगला था कर्मचारी और मजदूर। और कर्मचारी मजदूरों को भी अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए, सूचनाओं की जरूरत इसलिए पड़ती है, उनको भी पता लग सके कि हम जो काम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दीपावली को मुझे बोनस चाहिए, तो अगर वो मालिक कहता है कि भाई हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो वो मजदूर कह सकते हैं ना कर्मचारी साहब अकाउंटिंग मैंने भी देखी है। तो लाइन क्लियर? तो आंतरिक जो उपयोग करता है वो स्वामी, मैनेजमेंट, कर्मचारी, मजदूर इत्यादि आते हैं। और बाह्य उपयोगकर्ता, ये तो हुआ आपका कंपनी के अंदर का। कंपनी के बाहर कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला बैंक और वित्तीय संस्थाएं। बैंक और वित्तीय संस्थान, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं आपको, आपको लोन लेना है और आपकी कंपनी दिवाली हो गई, दिवालिया, तो बैंक और वित्तीय संस्था आपको लोन देगी? नहीं देगी। वो आपका अकाउंटिंग की जांच करेगी, आपकी प्रोग्रेस की जांच करेगी, आपके प्रॉफिट की जांच करेगी, तभी आपको लोन देगी। तो वो कैसे देखेगी? आपकी अकाउंटिंग की जानकारी देखने पर ही वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। दूसरा, निवेशक और संभावित निवेशक। इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेंगे भैया? मैं अगर आपके, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वो लॉस जा रही है, उसका अकाउंटिंग की जानकारी, वो लॉस में जा रही है, मैनेजमेंट सही नहीं है, लॉस में जा रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं जिस पैसों को, जिस जोखिम पे लगा रहा हूं, मुझे वो प्रॉफिट दे। लाइन क्लियर? और ये इन्वेस्टर में कहां से जानकारी लेगा? वो अकाउंटिंग से जानकारी लेगा। तीसरा, लेनदार, जो उधार माल बेचते हैं वो लेनदार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किराने स्टोर की नाम जानकारी आपको दी। मैंने किराने का स्टोर पे आपने सामान लिया, महीने भर में आपने सामान चुकाया नहीं, तो 1 तारीख होगा, दुकानदार क्या कहेगा? भैया टाटा, पहले चुकाओ फिर दो। वो कैसे देगा? अकाउंटिंग की देखेगा कि भैया राजेश ने 30 तारीख के पैसे चुका दिए, सुरेश ने नहीं चुकाया, तो सुरेश को 1 तारीख से पैसा के बिना पैसा भुगतान नहीं करना। तो वो कहां से जानकारी मिली? बाह्य उपयोगकर्ता होने की वजह से उनको अकाउंटिंग की जानकारी मिली, तब वो इस तरह का काम किया। अगला, सरकार और अन्य नियामक। मतलब सरकार को भी अकाउंटिंग की जानकारी देती है ताकि वो राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर सकते हैं, विकास की जो गतिविधियां उसको निर्धारण कर सकते हैं। शोधकर्ता, रिसर्चर, मतलब रिसर्च भी करता है कि आगे हम किसी चीज को कैसे प्रोग्रेस करें उसको। और उपभोक्ता इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता को भी ये जानकारी होती है कि अकाउंटिंग की जानकारी ये हो, इसलिए जानकारी चाहिए होती है उपभोक्ता को, कंज्यूमर को। फॉर एग्जाम्पल, सामान तो बना 25 रुपए का, सरकार ने उसमें लगाई 20 रुपए की, 30 रुपए की, और वो मुझे बेच रहा 50 रुपए में। वो कैसे देखेगा? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग जिस आपका MRP लिखा होता है वो भी एक प्रकार का अकाउंटिंग की जानकारी। तो कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग की जानकारी इसलिए देते हैं कि वो भी उन चीजों को देख सकता है कि जो सामान दिया है वो सही तरीके से दिया है, सही रेट में दिया, उन चीजों को देखने के लिए। और जनसाधन, समझ गए? जनसाधन इसलिए भी देखता है कि कौन सी कंपनी कितने लोगों को लगा रही है, प्रॉफिट पे है, तो वो उसमें उद्योग धंधा बढ़ेगा तो हमें भी रोजगार मिलेगा। तो मतलब आपको बाह्य और आंतरिक दोनों की परम जानकारी करनी पड़ती है। ये आता है, अब पढ़ते हैं अपना लेखांकन की प्रक्रिया। लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं और उसके निर्णयों को परिणामों के साथ जोड़ती है। ठीक है ना? लेखांकन सूचना का संप्रेषण, नियंत्रण करता, मतलब जो ऑनर है, जो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता और आर्थिक, कुल मिला के आर्थिक घटनाएं में होने वाले व्यावसायिक लेन देन को नियम अनुसार
रेखांकन नियम अनुसार रिकॉर्ड का संधारण करना रेखांकन कहलाता है। उससे पहले एक चीज बढ़ेगी अपन, जिसको बोलते हैं पुस्तपाल या बुक कीपिंग या बही खाता। आपने देखा होगा पुराने जो भी लोग रहते, आज भी रहते हैं, बही खाता, खाता बुक नाम भी एंट्री वो भी। तो पुस्तपालन बोलते हैं बुक कीपिंग या बही खाता। व्यवसायिक लेन देनों को स्थायी रूप से हिसाब रखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। समस्त व्यावसायिक वित्तीय लेन देनों का लेखा नियमानुसार स्पष्ट और प्रतिदिन उचित पुस्तकों में लिखने की कला को बुक कीपिंग या बही खाता कहलाता है। और सबसे बढ़िया, वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है किसी भी समय यह ज्ञात हो जाए कि निश्चित अवधि में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इनकी सत्यता की जानकारी के लिए बुक कीपिंग की जाती है। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में बुक कीपिंग के लिए खाता बुक आ गया, भाई अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए जिनको अपन आराम से ऑनलाइन खाता बुक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो पुस्तपालन में बुक कीपिंग तो समझ गए होंगे, व्यवसायिक लेन देन का स्थायी रूप से हिसाब करने की कला को पुस्तपालन या बही खाता कहता है। मतलब सभी लेन देनों को स्पष्ट रूप से नियमानुसार प्रतिदिन लिखने की कला को जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पुस्तपालन या बुक